आखिर मेरे बेटे की शादी हो गई और इतनी प्यारी बहू हमारे घर में आ गई। सच का मम्मी, भाभी सच में बहुत खूबसूरत है। आखिर पसंद किसकी है? कुछ भी ना बोलो भैया, पसंद मम्मी की है, आपकी नहीं, समझे? मम्मी ने तो सिर्फ रिश्ता बताया था, लेकिन पसंद तो मैंने ही करी ना। अरे चुप रहो तुम लोग, बहू अभी अभी घर में आई है और तुम लोग आपस में लगे पड़े हो। बहू क्या सोचेगी? हाँ नहीं तो ये भाई बहन कभी भी शुरू हो जाते हैं। आओ बहू, तुम आराम से बैठो। बनारस के रस्तोगी परिवार में कंगना गगन की दुल्हन बनकर आई थी। गगन अपनी मां यामिनी, पिता योगेश और बहन राधा के साथ रहा करता था। कंगना के उस घर में आने से सब बहुत खुश थे और कंगना भी रस्तोगी परिवार की बहू बनकर बहुत खुश थी। तुम्हें इस घर में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, यहाँ सब लोग बहुत अच्छे हैं। और मैं? आप क्या? मैं भी बाकियों जैसा हूँ या कुछ खास? आप तो मेरे पति है, आपसे बेहतर भला कोई कैसे हो सकता है। आप सबसे प्यारे और खास हो मेरे लिए। तो ये कहने में इतना शर्मा क्यों रही हो? मैं तुम्हारा पति हूँ, जो कहना है खुलकर कहो। मुझे अच्छा लगेगा जब तुम अपनी फीलिंग्स खुलकर एक्सप्रेस करोगी। जी वो तो ठीक है, लेकिन मैं थोड़ी शर्मीली हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा समय लगेगा। अरे कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। रस्तोगी परिवार में कंगना का आगमन किसी त्योहार से कम न था। जितनी सुंदर उसकी सूरत थी, उतनी ही मीठी उसकी बातें। पहली रात अपने पति की ऐसी बातें सुनकर उसके मन में तो लड्डू फूट रहे थे। हे भगवान, आपने मुझे गगन जैसा पति दिया, इससे बड़ी सौगात और क्या हो सकती है। अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस घर की बहू बनकर सबका दिल जीत लूं। सुबह के 4 बजे थे। पूरा मोहल्ला अभी नींद में डूबा था, लेकिन रस्तोगी हाउस में पूजा की मधुर घंटियां गूंजने लगी थीं। अरे ये तो मंदिर की घंटी है, इतनी सुबह कौन पूजा कर रहा है? लगता है बहू उठ गई, देखो तो सही, पूजा भी कर रही है। यामिनी और योगेश जैसे ही बाहर आए, देखा कि कंगना लाल साड़ी पहने, माथे पर लंबी बिंदी और हाथों में थाली लिए पूरे श्रद्धा भाव से आरती कर रही थी। हे राम, ऐसी बहू तो नसीब वालों को मिलती है, हमारे घर के तो भाग्य ही खुल गए। मम्मी जी, पापा जी, आपके आशीर्वाद से ही तो सब कुछ है, मुझे आशीर्वाद दीजिए। कंगना उनके पांव छूती है, दोनों उसे आशीर्वाद देते हैं और गले लगा लेते हैं। फिर वो सीधा रसोई में गई और पराठे बनाने लगी। उसने आलू, पनीर और मेथी 3 किस्मों के पराठे बनाए। जब तक गगन और राधा जागे, नाश्ता तैयार था। आज तो होटल वाला माहौल है। ये खुशबू, कसम से भूख और बढ़ा रही है। भाभी, कहीं मम्मी को आपसे जलन ना होने लगी? इतने अच्छे पराठे बना दिए आपने। अरे जलन क्यों होगी, इतनी सलीकेदार, इतनी संस्कारी बहू पाकर हम तो सच में धन्य हो गए। चलो सब लोग जल्दी जल्दी बैठो, आज तो बहू के हाथ का खाना खाते हैं। सब नाश्ता करते हैं और हर निवाले पर वाह 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 की बौछारें करते हैं। थोड़ी देर बाद गगन ऑफिस चला गया। कंगना ने बर्तन समेटे, रसोई साफ की और फिर बैठक में जाकर टीवी पर कोई भक्ति भजन लगा दिया। तभी डोरबेल बजती है। अरे नमस्ते शालिनी आंटी, आइए आइए, अंदर आइए। नमस्ते बेटा, सोचा नई बहू आई है तो एक झलक देख ही लूं। अरे आपने इतनी प्यारी बात कही, मैं तो भावुक हो गई। आइए बैठिए ना, लस्सी या नींबू पानी या फिर चाय? अरे बेटा, तू तो एकदम देवी निकली, रूप रंग भी जैसे चांद का टुकड़ा और बातों में तो मिष्टी घुली है। कंगना मुस्कुराती है और पानी लाकर देती है। हाय रब्बा, ऐसी छोरी तो किस्मत वालों के घर आवे, तेरे जैसी बहू पाकर तो घर सारा तीर्थ बन जाए। यह तुमने सच कहा शालिनी। इतने में राधा अंदर आती है। अरे अरे आंटी जी, इतनी तारीफ मत कीजिए मेरी भाभी की, कहीं नजर ना लग जाए। हाय राम, तेरा भी जवाब नहीं राधा, मैं क्या नजर लगाने आई हूँ। सब जोर जोर से हंसने लगते हैं और वो लोग बैठकर गप्पे लड़ाते हैं। कंगना ने आते ही अपनी सादगी और संस्कारों से सबका दिल जीत लिया था। साड़ी में लिपटी मुस्कुराती हुई कंगना को देखकर हर कोई यही कहता, क्या बहू पाई है। लेकिन शादी के कुछ दिन बाद एक नया मोड़ आया। कंगना, आज छुट्टी है, चलो ना कहीं बाहर घूमने चलते हैं, कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट या कहीं और। सच? चलिए ना, मजा आएगा। रेस्टोरेंट में कुछ खाएंगे, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। कंगना खुशी से झूम उठी। वो झटपट बाथरूम में गई और थोड़ी देर बाद जब बाहर निकली तो आंखों में काजल, बालों में गजरा और पहनी थी उसकी पसंदीदा रानी गुलाबी साड़ी। अरे ये क्या, हम लोग रेस्टोरेंट जा रहे हैं और तुमने साड़ी पहन ली? आप भी ना, कैसा मजाक कर रहे हैं, मैं तो हमेशा साड़ी ही तो पहनती हूँ। नहीं कंगना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ।
मैं चाहता हूँ तुम कभी कभी वेस्टर्न ड्रेस भी पहनो। मैं वेस्टर्न ड्रेस? नहीं जी नहीं, मैं तो पूरा जीवन साड़ी पहनती आई हूँ, और फिर अब तो मैं आपकी पत्नी हूँ, रस्तोगी परिवार की बहू। मैं वो जीन्स टी शर्ट ना बाबा ना। ठीक है, तो ऐसे ही चलते हैं। रेस्टोरेंट में दोनों ने एक कोना पकड़ लिया। सॉफ्ट लाइट्स, धीमा संगीत और उनके बीच कुछ मीठी मीठी बातें। कंगना, सच में तुम्हारे पास कोई भी वेस्टर्न कपड़े नहीं है क्या? नहीं, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। मम्मी कहती थी साड़ी में ही औरत की गरिमा होती है, ये हमारे भारतीय संस्कार है। तो जरूरत अब पड़ी है। चलो अभी मॉल चलते हैं, हम लोग कुछ अच्छा सा खरीदेंगे। पर अरे पर वर छोड़ो और चलो। गगन कंगना को एक ब्रांडेड शोरूम में ले गया। चारों ओर रंग बिरंगी शॉर्ट्स, वन पीस, टॉप्स और जीन्स लटक रही थी। कंगना की आंखें फटी की फटी रह गई। ये देखो कितना सुंदर ड्रेस है, ट्राई कर लो ना। नहीं नहीं जी, ये तो बहुत छोटा है, मैं ऐसे कपड़े पहनूं? आप भूल रहे हैं मैं आपकी बीवी हूँ, आपके घर की बहू, और फिर मुझे इसमें ना बहुत शर्म आएगी। ये सुनकर पास खड़ा सेल्समैन हंसने लगा। अगर नहीं पहनना चाहती तो मत लीजिए, वैसे भी हर किसी पर वेस्टर्न कपड़े सूट नहीं करते। गगन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने सेल्समैन को घूरा और बिना कुछ कहे कंगना का हाथ पकड़ा और वहां से बाहर निकल गया। वो लोग घर आ गए, पर गगन अभी भी गुस्से में था। उसकी चुप्पी कंगना को चुभ रही थी। गगन जी नाराज है क्या? मैं वो बस थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गई थी। बात सिर्फ कपड़ों की नहीं है कंगना, बात सोच की है। ये बोलकर गगन कमरे में चला जाता है, दरवाजा बंद कर लेता है। कंगना की आंखों में आंसू थे। उसने दरवाजे पर हल्की थपकी दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी वहां राधा और यामिनी आ गई। गगन भी आज बहुत चुप है, कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ, मैंने भी देखा, और बहू भी बुझी बुझी सी लग रही है। क्या बात है बहू, कुछ परेशानी है क्या? कंगना उनको सब कुछ बताती है तो यामिनी गगन को बुलाकर उससे बात करती है। ओहो, तो मुद्दा वेस्टर्न कपड़ों का है। देखो गगन, अगर किसी ने कभी कुछ नहीं किया है तो वो नई चीज में थोड़ी हिचकिचाहट महसूस करता ही है। बहू ने कोई गलत बात तो नहीं करी। भैया आप ही बताओ, जो लड़की कभी अकेले घर से बाहर ना निकली हो, उससे आप मिनी स्कर्ट की उम्मीद कर सकते हो? काफी समझाने बुझाने के बाद गगन का मूड थोड़ा ठीक हुआ। उसने कंगना से माफी तो नहीं मांगी, लेकिन रात को दूध का ग्लास खामोशी से उसके हाथ में थमा दिया। फिर कुछ दिन बाद, गगन जी मुझे बाजार से कुछ सामान लेना है, आप चलेंगे ना? अभी नहीं, अभी मैं बिजी हूँ, तुम चली जाओ। मैं कभी अकेले बाजार नहीं गई, बहुत डर लगता है। अरे तुम्हें थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी ना, अकेले बाहर जाना सीखो, हर बार मैं साथ नहीं रहूंगा। सीख जाऊंगी, पर अभी नहीं। आज आप चलो ना, आपके साथ सही लगता है। गगन का दिल पिघल गया। उसने अपनी फाइल बंद की और कहा, चलो आज मैं चलता हूँ, लेकिन तुम्हें ये सब सीखना होगा। हाँ हाँ बिल्कुल। शादी के बाद की जिंदगी अब धीरे धीरे अपने ढर्रे पर चलने लगी थी, लेकिन गगन के मन में अब भी एक कसक थी। उसकी पत्नी, उसके लाइफ पार्टनर उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाली कोई स्टाइलिश, मॉडर्न, सोशल वाइफ होती। और कंगना थी गंभीर, शर्मिली, सिंपल साड़ी में लिपटी एक पारंपरिक भारतीय नारी। कंगना जल्दी तैयार हो जाओ, आज मेरी कंपनी की पार्टी है, सब लोग आ रहे हैं, हम भी चलेंगे। ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। थोड़ी देर बाद कंगना तैयार होकर बाहर आई। वही सादी सी हल्की गुलाबी साड़ी, बिना ज्यादा मेकअप, बस आंखों में हल्का काजल, होठों पर हल्की सी लिप बाम। ये क्या, तुमने कुछ लगाया नहीं? तुम नई नवेली दुल्हन हो यार, थोड़ा तो मेकअप करो। लड़कियां कैसे लाल लिपस्टिक लगाती है, काले काजल से आंखों को बोल्ड बनाती है, हेयर स्टाइल बनाती है, तुम भी करो ना यार। गगन जी मैं ज्यादा मेकअप नहीं कर सकती, मुझे सादी सूरत में ही अच्छा लगता है, और फिर ज्यादा मेकअप से ना असली चेहरा छिप जाता है। बात असली चेहरे की नहीं है, बात प्रेजेंटेशन की है। लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? लोग क्या सोचेंगे उससे ज्यादा जरूरी है मैं क्या महसूस करती हूँ। मुझे बनावटी लगना पसंद नहीं है। थोड़ी बहस के बाद गगन ने हार मान ली। ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे वैसा ही करो। पार्टी में कंगना सबकी पत्नियों के बीच गुम सी थी, न किसी से ज्यादा बात, न फोटो खिंचाना, बस एक कोने में बैठी रही। और गगन, उसके चेहरे पर साफ लिखा था, ना खुश पति। पता नहीं कंगना इतनी शर्मिली और रिजर्व्ड क्या है, काश वो भी और लड़कियों की तरह बोल्ड होती। इसी बीच एक दिन गगन के दो कलीग मोहन और सुंदर डिनर पर घर आए। गगन बेहद एक्साइटेड था। उसने कंगना से कहा,
आज तुमसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे दोस्त आ रहे हैं, जरा अच्छे से बात करना, थोड़ी फ्रेंडली बनना, ताकि उन्हें लगे कि मेरी वाइफ कितनी स्मार्ट, बोल्ड और फ्रेश माइंडेड है। हाँ, मैं कोशिश करूंगी ना। मोहन और सुंदर आए। कंगना ने मुस्कुराकर नमस्ते कहा, पानी नाश्ता दिया और बिना एक शब्द ज्यादा बोले अपने कमरे में चली गई। गगन को ये अच्छा नहीं लगा। वो कमरे में गया और गुस्से से बोला, ये क्या था कंगना, तुम बस हेलो करके चली आई, इतना भी नहीं हुआ कि बैठकर थोड़ी बात कर लेती। गगन जी, मैं पराया मर्दों से ज्यादा बात नहीं करती। आप मेरे पति हैं, मैं आपसे जुड़ी हूँ। क्या मतलब मेरे दोस्त पराये हो गए और तुम्हें मेरी इज्जत की जरा भी परवाह नहीं है? तुम्हारी वजह से आज मेरी बेइज्जती होगी, लोग क्या सोचेंगे मेरी बीवी के बारे में? मैंने कुछ गलत नहीं किया। चुप रहो, अब से तुम्हारे तौर तरीकों से मैं परेशान हो गया हूं। बैठ ही रहो अपने कमरे में, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। गगन अपने दोस्तों के पास लौट गया। 1 घंटे बाद वो दोनों चले गए, लेकिन गगन ने फिर कंगना से बात नहीं की। इसलिए फिर रात में कंगना रोते हुए अपनी सास यामिनी के पास पहुंची। मम्मी जी, मैंने उनके दोस्तों से बात न करके क्या गलत किया? क्या मुझे सच में बदल जाना चाहिए? बेटिया, रिश्ता निभाने के लिए कभी कभी थोड़ा बदलना भी पड़ता है। वो तुम्हारे लिए एडजस्ट कर रहा है ना, थोड़ा तुम भी कर लो बेटा। तभी राधा भी वहां आती है। हाँ भाभी, थोड़ा मेकअप ट्राई करो ना, थोड़ा स्टाइल, थोड़ा एटीट्यूड, भैया पिघल जाएंगे एकदम। ठीक है, अब मैं वो बनूंगी जो गगन जी देखना चाहते हैं। अगली सुबह कंगना गगन के पास पहुंची। गगन जी, मुझे आपका क्रेडिट कार्ड चाहिए। क्यों, क्या हुआ? मैं शॉपिंग पर जा रही हूँ, अकेले। गगन की आंखें फैल गई। ये वही कंगना थी जो अकेले बाजार जाने में डरती थी। ठीक है, ले जाओ। कंगना क्रेडिट कार्ड लेकर चली गई। गगन बहुत खुश था कि चलो फाइनली वो कोई कदम उठा रही है। फिर जब वो शॉपिंग करके वापस आई तो गगन ने उससे पूछा, दिखाओ तो क्या क्या लाई हो। ये देखिए, ये 1 पीस, ये ऑफ शोल्डर टॉप, ये हाई वेस्ट जीन्स और ये रेड लिपस्टिक। गगन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसकी शर्मीली बीवी आज किसी स्टाइल आइकॉन की तरह सामान निकाल रही थी। वो मुस्कुराया, पहली बार दिल से। वाह कंगना, आज तो तुमने दिल जीत लिया। कभी कभी प्यार में बदलाव जरूरी होता है। पश्चिमी कपड़ों की शॉपिंग के बाद कंगना ने जैसे एक नई दुनिया में कदम रख लिया था। अब उसकी नजरें ऑनलाइन वेबसाइट्स पर टिक गई थी। एक के बाद एक महंगे ब्रांड्स का मेकअप उसकी वॉच लिस्ट में भरता चला गया। रात का समय, बेडरूम में कंगना मोबाइल पर मेकअप देख रही थी। ओह वाओ, ये लिपस्टिक शेड तो कमाल का है, और ये हाइलाइटर, यही तो लेना था मुझे। उसने 1 नहीं 2 नहीं पूरे 10,000 का मेकअप ऑर्डर कर दिया और अगले ही दिन डिलीवरी होती है। अरे ये क्या आया है, फिर से कुछ मंगाया? मेकअप, जो वाला तुमने कहा था ना, मॉडर्न लुक, बस वही। अच्छा ठीक है, कम से कम अब तुम कोशिश तो कर रही हो। गगन को थोड़ी हैरानी तो हुई, पर वो खुश था कि उसकी पत्नी उसकी पसंद की और कदम बढ़ा रही थी। अगले दिन आई रविवार की शाम। आज वो दिन था जब कंगना ने खुद को पूरी तरह बदल डाला। 1 पीस ड्रेस, खुले बाल, रेड लिपस्टिक, डार्क आईलाइनर और हाई हील्स। अब तो कोई भी मुझे सीधी सादी बहू नहीं कहेगा। जब वो बाहर आई तो गगन की आंखें फटी की फटी रह गई। कंगना, ये तुम हो? और कौन होगा, भूतनी। तुम तो पहले भी सुंदर थी, लेकिन अब तो हॉट लग रही हो। गगन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जो औरत साड़ी में पूजा करती थी वो आज किसी मॉडल से कम नहीं लग रही थी। चलो आज बाहर चलते हैं, आइसक्रीम खाते हैं और मजे करते हैं। मैं तैयार हूँ मिस्टर गगन। दोनों निकल पड़े। उन्होंने साथ में चॉकलेट आइसक्रीम खाई, हाथों में हाथ डालकर मार्केट की गलियों में घूमे, और पहली बार गगन को लगा कि उसकी पत्नी अब पूरी तरह उसके स्टाइल में ढल गई है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी। फिर 1 हफ्ते बाद कंगना ने रिसर्च करना शुरू किया कि मॉडर्न औरतें और क्या क्या करती हैं। ओ ये क्या, किटी पार्टी, ये तो कमाल की चीज है। वो फौरन मोहल्ले की औरतों के बीच पहुंची। मैं भी आपकी किटी में शामिल होना चाहती हूँ। जरूर बेटा, 2000 रुपये महीने की फिक्स है। डन। कंगना ने फौरन जाकर गगन से पैसे मांगे। गगन जी 2000 चाहिए, किटी ज्वाइन करनी है। किटी और तुम? हाँ तो क्या हुआ, मैं अब तुम्हारी तरह सोशल बन रही हूँ ना। अरे वाह, मेरी बीवी अब सोशलाइट बन रही है। उधर यामिनी और राधा भी ये सब देखकर हैरान और खुश थी। मम्मी देखिए, भाभी कितनी बदल गई है, भाई भाभी का रिश्ता भी कितना अच्छा हो गया ना। हाँ बेटा, आज दिल को तसल्ली मिलती है। तभी अचानक डोरबेल बजती है। इस वक्त कौन आ गया?
मैंने बुलाया है आपके प्यारे दोस्तों को, मोहन और सुंदर। गगन को एक झटका सा लगा, लेकिन चेहरे पर मुस्कान आ गई। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते भाभी जी। हेलो हेलो, आइए बैठिए, चाय या कॉफी। कंगना अब खुलकर बात कर रही थी, हंसी मजाक गपशप सब कुछ। मोहन और सुंदर भी हैरान थे, ये वही कंगना है? अब तो ये सबकी फेवरेट बनती जा रही है। पता नहीं क्यों मुझे थोड़ी जलन हो रही है। वक्त गुजरता गया और फिर धीरे धीरे घर का बजट बिगड़ने लगा। खर्चा बेकाबू हो रहा था। ये क्या, इतने पैसे कहाँ चले गए? शायद कंगना के कपड़ों और मेकअप पर इस बार कुछ ज्यादा ही हो गया। गगन जी, इस बार ब्रांडेड हाई हील्स खरीदनी है, बस 5,000 दीजिए ना। नहीं, अब और पैसे नहीं मिलेंगे। तुमने तो बहुत पैसे उड़ा दिए यार। क्या? मैं वही तो कर रही हूँ जो आपने कहा था, अब आपको उसमें भी दिक्कत है? तुम्हें जरा भी फिक्र नहीं है कि घर का बजट किस हालत में? बस खरीदो, खर्च करो। मैंने तो आपके लिए बदला है खुद को, अब वही चीजें खटकने लगी। बात बढ़ती गई, आवाजें ऊंची होती गई और फिर यामिनी वहां आई। बस करो, क्या हो गया है तुम दोनों को? मम्मी ये तो बस पैसे पैसे किए जा रही है, अब और नहीं दे सकता मैं पैसे। मम्मी जी, मैंने हर वो चीज की जो इन्होंने चाहिए और आज मुझे गलत ठहरा रहा है। गगन, तुम गलत हो। तुमने खुद कहा था तुम्हें मॉडर्न वाइफ चाहिए। अब जब वो बदल रही है तो तुम ही परेशान हो। मम्मी बस, मैं अब उससे दूर होता जा रहा हूँ। मुझे जलन होती है जब ये दूसरों से बातें करती है। अब इसका ध्यान मुझसे ज्यादा मेकअप और कपड़ों पर होता है। मुझे लगता है जैसे ये अब मेरी रही नहीं। तो मैं क्या करूं? कुछ नहीं, मुझे माफ कर दो। मैं चाहता हूं कि तुम वापस वही कंगना बन जाओ जो साड़ी में सिंपल सी दिखती थी, लेकिन वो सिर्फ मेरी थी। मुझे अब एहसास हो गया है कि तुम जैसी भी हो मेरी हो, और बस वही काफी है। मैंने बस तुम्हारी खुशी चाही थी गगन जी, और तुमसे दूर होने का तो कभी सोचा भी नहीं। कभी कभी प्यार में बदलाव जरूरी होता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा बदलाव रिश्ते की आत्मा को खो देता है। कंगना ने खुद को नहीं बदला, लेकिन जब उसका खुद खोने लगा तब गगन ने जाना कि सादगी में भी वही खूबसूरती है जो महंगे मेकअप में नहीं मिलती। जब पारुल कमरे में आई और उसने दीपेन की पैंट देखी कि बिस्तर पर पड़ी हुई है, तो वो आसपास देखने लगती है और फिर उसमें से पैसे निकालने लगती है। अरे वाह, आज तो बहुत पैसे रखे हैं इन्होंने जेब में, इसमें से 1,000 ले लेती हूँ, इनको कौन सा पता चलने वाला है। पारुल दीपेन की जेब से पैसे निकालकर अपनी अलमारी में रख देती है और जाकर रसोई के काम में लग जाती है। थोड़ी देर बाद दीपेन बाहर आता है, अपनी जेब को चेक करता है। पारुल, मैंने इस पैंट की जेब में पैसे रखे थे, तुमने देखे क्या? नहीं तो, मैंने तो नहीं देखे। आप यहीं कहीं रखकर भूल गए होंगे शायद। अरे ऐसे कैसे भूल जाऊंगा, मैं जब नहाने गया था मुझे अच्छे से याद है कि मैंने इसमें पैसे रखे थे। तुम्हारे गिने हुए थे पैसे? नहीं, गिनकर तो नहीं रखे थे मैंने। हाँ, तो बस कहीं खर्च कर दिए होंगे तुमने और अभी भूल गए होंगे। अरे पर मुझे अच्छे से याद है कि मेरे पास ज्यादा पैसे थे और अभी कम लग रहे हैं, और घर में कोई आया भी तो नहीं है कि जो ले लेगा, हम दोनों ही तो हैं। अरे तुम्हारी आदत, यहाँ वहां खर्चा कर देते हो, फिर याद नहीं रहता। जाओ अब तैयार हो जाओ, ऑफिस के लिए देर हो रही है तुम्हें। हाँ ठीक है, शायद मैं ही भूल गया हूँगा, मैं तैयार हो जाता हूँ। हाँ, मैंने तुम्हारा टिफिन भी तैयार कर दिया है। पारुल ने दीपेन की जेब से पैसे लिए थे, लेकिन उसने सच नहीं कहा, और ये पारुल पहली बार नहीं कर रही थी। वो अक्सर दीपेन की जेब से पैसे निकाल लेती थी। अरे दीपेन, देखो ना कितना अच्छा ड्रेस है। हाँ अच्छा तो है, लेकिन क्या करना है? क्या करना है मतलब? मुझे ये ड्रेस चाहिए इसलिए तो दिखा रही हूँ। अरे नहीं, इस महीने कुछ नहीं, अगले महीने तुम्हें दिलवा दूंगा पक्का। अरे पिछले महीने भी तुमने यही कहा था, प्लीज दिलवा दो ना, ये ड्रेस बस 3,000 का ही है। अरे बस 3,000 नहीं होते हैं पारुल, बहुत होते हैं 3,000 रुपए। मेरी सारी सहेलियां हर महीने शॉपिंग करती हैं, मैं तो तुमसे कभी कभी कोई चीज मांगती हूँ, तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? अच्छा बाबा, लाओ कौन सा ड्रेस है बताओ, कर देता हूँ पेमेंट। अरे तुम मुझे पैसे दे दो ना, मैं ये सामने दुकान पे जाकर लेकर आऊंगी। वो क्या है ना, ड्रेस का रंग और डिजाइन भी तो देखना होता है ना, तो मैं ड्रेस सामने देखकर ही पसंद करने के बाद लेकर आऊंगी। ये लो 3,000 रुपये। पारुल की डिमांड आए दिन कुछ न कुछ होती ही थी। कभी उसे चाहिए था कुछ तो कभी कुछ, जिससे वो किसी न किसी बहाने से दीपेन से पैसे ले ही लेती। दीपेन, मैंने तुम्हें बताया था ना, आज शाम को हम सब सहेलियां साथ में घूमने का प्रोग्राम बना रही हैं, तो मुझे कुछ पैसे दो ना। पारुल, आजकल तुम्हारे खर्चे बहुत बढ़ते जा रहे हैं। माना कि मेरी अच्छी नौकरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम बस खर्चा ही करती जाओ।
अरे मैं कहाँ इतना खर्चा करती हूँ, अब सहेली के साथ घूमने जा रही हूँ तो पैसे तो चाहिए कि नहीं। अभी पिछले महीने ही तो दिए थे तुम्हें पैसे, वो कहाँ है? वो तो घर में खर्च हो गए, मैंने थोड़ी ना लिए। तुम ना हमेशा ही मुझसे लड़ते रहते हो खर्च के लिए। तुम्हारे आजकल खर्चे बढ़ते ही जा रहे हैं, इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है छोड़ो, नहीं जाती सहेलियों के साथ, रहने तो। बोल दूंगी मेरे पति के पास पैसे नहीं है मुझे देने के लिए, मैं नहीं आ सकती। अरे अब तुम ये इमोशनल ब्लैकमेल मत किया करो यार। मैं भी फोन लगाती हूँ, मना कर देती हूँ। अरे रुको, ये लो 5,000 रुपये, और देखो इस बार ध्यान से खर्चा करना, ठीक है? ज्यादा शॉपिंग मत कर लेना। हाँ ठीक है। पायल की दीपेन से पैसे लेने की आदत बहुत पुरानी थी। उसे घर खर्चे के लिए भी जितने पैसे मिलते थे उसमें से वो कुछ पैसे चोरी कर लेती। दीपेन, घर का राशन खत्म हो गया, मुझे पैसे दे दो ना, मैं जाकर ले आऊंगी। अरे अभी 15 दिन पहले तो तुम्हें पैसे दिए थे राशन और घर खर्च के लिए, कहाँ खर्च किए? कहाँ किए मतलब क्या होता है? मैं खा जाती हूँ क्या पैसे? घर के ही काम आते हैं, सब्जियां लेनी होती है, राशन लेना होता है, घर का सामान लेना होता है, उसमें खर्चा होता है। और आजकल कितनी महंगाई है, देख रहे हो, कोई भी चीज सस्ती नहीं मिलती बाजार में। पारुल ज्यादा बकवास मत करो, मैंने तुम्हें 15,000 रुपये दिए थे खर्च के लिए, इतने पैसे कैसे खत्म कर दिए तुमने? तो मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? हाँ, मैंने कुछ नहीं किया, जो है तुम्हारे सामने है। अभी राशन खत्म हो गया है, मुझे और पैसे दो तो मैं राशन ले आऊं, वरना नमक वाली रोटी बना देती हूँ, उसी से खाना खा लेना। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारा क्या करो। आजकल जब देखो इस चीज के पैसे उस चीज के पैसे मांगती रहती हो। ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन तो मैं कंगाल हो जाऊंगा। हाँ, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं अपने ऊपर खर्चा कर रही हूँ। सब कुछ तुम्हारे घर का ही ले आती हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सामान मत लाओ, बस इतना कह रहा हूं कि खर्चे पर थोड़ा सा कंट्रोल करो, और कुछ नहीं। मैं हम दोनों के भविष्य के लिए सेव कर रहा हूं, जिससे हमें भविष्य में तकलीफ ना हो। हाँ, तो तुम कर रहे हो ना सेव हम दोनों के लिए, तो किसी को तो खर्चा करना चाहिए ना। फिर तुम नहीं सुधरोगी पारुल। दीपेन ने कई बार पारुल को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो कुछ समझने को तैयार ही नहीं थी। उसके खर्चे आज भी ऐसे ही थे, लेकिन दीपेन के जीवन में अब एक बड़ी मुसीबत ने एंट्री ले ली थी। सर ये आप क्या कह रहे हैं? ये कंपनी बंद हो रही है, लेकिन आपने हमें ये पहले क्यों नहीं बताया? मैंने कोई दूसरी नौकरी भी नहीं ढूंढी अभी तक। हमारे हालात ही ऐसे हो गए थे कि हम कुछ नहीं कर पाए। अब इस महीने से आपको नौकरी छोड़नी होगी क्योंकि कंपनी बंद हो रही है। सर आप हमें कुछ वक्त दे दीजिए, हम कोई और नौकरी ढूंढ लेंगे। अगर हम इस महीने नौकरी छोड़ देंगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? सॉरी, कुछ नहीं कर सकता मैं। दीपेन को नहीं पता था कि अचानक उसे एक दिन उसकी अच्छी खासी नौकरी को छोड़ना पड़ेगा। दीपेन काबिल था, लेकिन दूसरी नौकरी ढूंढने में अभी उसे कुछ वक्त तो लगने ही वाला था। वो बड़े मायूस मन से घर वापस आता है। अरे तुम आ भी गए? क्यों जी, आज इतनी जल्दी आ गए? हमारी कंपनी बंद हो रही है और सबको नौकरी छोड़ने को कहा गया है। क्या? अचानक से नौकरी छोड़ने को कह दिया? ऐसे कैसे? कुछ नहीं कर सकते हम। सारे स्टाफ ने बहुत कहा बॉस को, लेकिन उनके पास अभी कुछ बाकी नहीं है। लेकिन अब क्या होगा? अब तुम क्या करोगे? वही तो सोच रहा हूँ। मेरे बैंक में जो भी सेविंग पड़ी है हमारे भविष्य के लिए, जो हमने रखी थी, उसे निकाल लाता हूँ और अपना एक छोटा सा बिजनेस शुरू करूँगा। अब ये रोज़ रोज़ की नौकरी ढूंढना और छोड़ना बहुत हो गया। लेकिन सारी सेविंग्स बैंक से निकालोगे तो फिर हमारे पास तो कुछ भी नहीं रहेगा। तो मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं है, जो सेविंग्स है वही है बस। कितने पैसे चाहिए होंगे तुम्हें बिजनेस शुरू करने के लिए? अरे कम से कम 60,000 से 70,000 रुपये की ज़रूरत तो होगी। अच्छा ठीक है, तुम यहाँ रुको, मैं भी आती हूँ। पारुल रसोई में जाती है और चावल के डब्बे से पैसे निकालती है। फिर वो कमरे में आती है और कपड़ों के नीचे से पैसे निकालती है। फिर बिस्तर के नीचे से पैसे निकालती है। ऐसे करते हुए उसने जहाँ जहाँ पैसे बचाए थे वहाँ से समेट कर दीपेन को दे देती है। ये लो, गिनो तो कितने हैं? ये तो 75,000 है। तो इससे तुम्हारा काम हो जाएगा ना। अब तुम इससे अपना नया काम शुरू कर सकते हो। अरे लेकिन तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? बस ऐसा समझ लो कि ये तुम्हारी बीवी की गुल्लक है, जिससे मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं। तुम नहीं जानते कि ये पैसे हमारे कितने काम आएंगे। हमें हमारी बैंक से सेविंग भी नहीं निकालनी पड़ेगी और हम नया काम भी शुरू कर सकते हैं। अब तुम्हारा काम हो गया ना। अब मुझे 500 रुपये दे दो, मैं कुछ मीठा खा लूंगी। हाँ ज़रूर, ये लो 500 रुपये। पारुल 500 रुपये लेती है और फिर जाकर अपने चावल के डब्बे में रख देती है। आज से फिर से गुल्लक को भरना शुरू। तेनू काला चश्मा जचदा है गोरे मुखड़े ते। लेकिन क्या हो,
अगर कोई गोरे मुखड़े वाली हमेशा ही चश्मा चढ़ा कर रखे। क्या है यार सारिका, सारा दिन ये काला चश्मा पहनकर क्यों घूमती रहती हो? अभी तो घर में हो ना? इट्स सो हॉट, और तुम तो जानती हो ना मुझे रोशनी से कितनी प्रॉब्लम होती है। यार ये क्या बात होती है? पता है, सब हमारी शादी के बाद भी बात कर रहे थे कि भाभी जी तो रात भर सोती ही रही, काले चश्मे के अंदर से कौन सा आंखें दिख रही थी तुम्हारी। ओ हेलो, सब देख रही थी, मैं सो नहीं रही थी। जो वो बोल रहा था ना तुम्हारा हकला दोस्त, वो कैसे मेरी बहन को घूर रहा था, सब दिख रहा था इस काले चश्मे के अंदर से। ये ना सोचो कि सारिका ने चश्मा लगा लिया मतलब वो सो रही है। हाँ, सारिका का घर में भी चश्मा लगा कर रखना सास को भी अखरता, लेकिन करती क्या, बोले क्या बहू रानी से। एक दिन, बहू आज ना खाने में कुछ रिश्तेदार आ रहे हैं, तो जरा कायदे से कपड़े पहनकर कायदे का खाना बना लेना, और कायदे से ये जो आंख पर चश्मा चढ़ाई रहती हो ना उसे भी उतार देना। देखिए माँ जी, ये जो कायदे पर आप इतना जोर दे रही है ना, तो बता देते हैं, कायदा हम में ठूस ठूस कर भरा है, क्या समझी। रही बात खाने की, तो रोटी हम बना देंगे, सब्जी आप बना देना। कल सारी रात फिल्म देखे है तो जरा कायदे की नींद आ रही है। बहू ऊंघाई लेती हुई वहाँ से निकल जाती है। हे भगवान, न जाने किस मुहूर्त में ये कार्टून टाइप बहू आ गई। हद है, सारा दिन काला चश्मा तो ऐसे लगाकर घूमती है कि जैसे घर ना हुआ गोवा का बीच हो गया। खैर, खाना बनाकर बहू खाना लगाती है और सास के साथ सभी मेहमान खाने के टेबल पर बैठ जाते हैं। तब एक रिश्तेदार कहता है, क्या हो गया जी, बहू की आंखों में कोई दिक्कत है क्या, या फिर एक आंख छोटी बड़ी? अरे बहन जी, अब तो सभी का ऑपरेशन से इलाज संभव है। बेचारी दिखने में इतनी सुंदर, और देखो कुदरत भी ना बहुत बेरहम होती है। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो हमारी बहू को ना काला चश्मा लगाने का शौक है। किसी ने कहा था ना, जचता है काला चश्मा, बस उसी को इसने दिल से लगा लिया है। सास की बात बहू सुन रही होती है। उसे सास पर गुस्सा आता है और सोचती है कि अब इसे मजा चखाना ही चाहिए। सारिका सब्जी लेकर आती है और धीरे से सास को देने के बहाने उनके ऊपर गिरा देती है। अरे ये क्या बदतमीजी है बहू? बदतमीजी नहीं, ये तो मैडम के शौक लग रहे हैं। सास को बहू पर गुस्सा आता है। वो उसका चश्मा निकालकर तोड़ देती है। ये क्या किया माँ जी, जानती है कितने का था? अरे जितने का हो, लोग आंखों की रोशनी मिले इसके लिए ऑपरेशन कराते हैं, और एक तुम हो, अच्छी खासी आंखें ऊपर वाले ने दी है तो उस पर चश्मा लगाकर अंधी बन रही हो। जाओ मेरी नई साड़ी लेकर आओ, और हाँ कायदे से खाना खिलाओ, समझी? सास का गुस्सा देखकर बहू क्या मेहमान भी डर जाते हैं। एक दो दिन तो सारिका चश्मे की तरफ देखती भी नहीं, लेकिन कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से ना जाए। तो चढ़ जाता है एक दोपहर घर के अंदर चश्मा। सासू माँ देखिए, ये तो मैं उतारूंगी नहीं। मैंने कभी आपके किसी शौक को मना किया है क्या? अरे वाह जी वाह, कौन से मेरे ऐसे शौक है जिसने तेरा जीना खराब रखा है, मैं भी तो सुनूं। ये जो दिन भर तंबाकू मलती रहती है ना आप, पता है कितनी नाक पर चढ़ती है इसकी बदबू। हमेशा लगता है कि चौराहे पर खड़े हैं। तंबाकू? मैं कहाँ खाती हूँ तंबाकू? अरे कैसे बात कर रही हो बहू? देखिए सासू माँ, अभी भी आप बोल रही हैं तो आपके मुंह से तंबाकू की छींटे उड़ उड़ कर मेरे मुंह में आ रहे। सास चुप होकर वहां से चली जाती है। शाम को पति का फोन सारिका के पास आता है। बेबी, मैं ऑफिस से जल्दी आऊंगा, फिर चलेंगे शाम को घूमने, तैयार रहना, ठीक है? फिर क्या, सज जाती है सारिका की सवारी चश्मा लगाकर। अरे जाकर चाय पिला, कुछ तो काम कर, सारा दिन घर का काम कर करके थक जाती हूँ मैं। अब बस कड़क सी चाय पिला दे, सर में दर्द हो रहा है। ला रही हूँ सासू माँ। वो क्या है ना, पिछला वाला चश्मा जो आपने तोड़ा था वो तो ठीक था, लेकिन ये वाला कुछ ज्यादा ही डार्क है, दिखता ही नहीं है कुछ भी। बहू जाती है कि रास्ते में फूलदान से टकरा जाती है और वो फूलदान गिर जाता है। अरे भगवान बचाई सद्दी से, एक तो आँख से, दूसरा दिमाग से। अरे ठीक है ना माँ जी, ठीक है, ज्यादा ड्रामा मत करिए। वैसे भी बाबा आजम के जमाने का था, अच्छा हुआ टूट गया। सास बड़बड़ाती रही और बहू फटाफट सब बटोर कर चाय बनाने चली जाती है।
ये लीजिए एकदम कड़क चाय, दिमाग खोल कर रख देगी ये चाय आपकी। फिर ये जो सारा दिन चटर पटर लगा रहता है ना आपका, सब ठीक हो जाएगा। चाय देकर बहू चली जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर में उसकी सास की जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। अरे क्या हुआ माँ जी, क्यों चिल्ला रही है? सब ठीक है ना? अरे फिटे मुंह, पानी ला पहले, फिर बताती हूँ सब ठीक है कि नहीं। हाय रे, किस जन्म का भगवान बदला ले रहे हो ऐसी बेवकूफ बहू को मेरे पल्ले डालकर। बहू पानी देती है। कभी चाय पीना है, कभी पानी पीना है। अरे कोई तरीका होता है कि नहीं? गर्म सर्द हो जाएगा, चाय के बाद पानी नहीं पीते सासू माँ। सास बहू को चाय पीने को बोलती है। अच्छा बेटा, तो तू ये चाय पी और फिर बता, इसके बाद कौन ऐसा है जो पानी नहीं पिएगा? नहीं नहीं, छी, मैं झूठी चाय नहीं पीती। लेकिन सास तो सास ही होती है। बहू को जबरदस्ती चाय पिला देती है, जिसके बाद पानी पानी। अरे ना जी ना, गर्म सर्द हो जाएगा, चाय के बाद कौन पीता है पानी? अब समझ में आया? जी 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 माँ जी, सब कुछ समझ में आ गया। दरअसल काले चश्मे के पीछे से चाय की पत्ती की जगह बहू ने ढेर सारी लाल मिर्च डाल दी थी। अब क्या था, सास के साथ बहू भी सी सी करके मिर्ची से खुद को बचा रही थी। कभी पानी पिए, कभी चीनी रखाए, तभी बेटा आ जाता है। अरे क्या हो गया यार, तुम तैयार नहीं हो? घूमने जाना है, कहा था ना। बहू जाकर तैयार हो जाती है और साथ लगा लेती है काला चश्मा। यार शाम के 7 बज रहा है, तुम इस वक्त चश्मा लगाकर कैसे घूम सकती हो? देखो जो करना है करो, मैं तो ऐसे ही चलूंगी, नहीं तो रहने दो। अरे ठीक है ना यार, चलो। मार्केट में हर कोई सारिका को ही देखता है। अरे यार, आज रात में धूप लग रही है मोहतरमा को। अरे माना दौर फैशन का है, लेकिन समय तो देख लो। अरे मोतिया का ऑपरेशन हुआ होगा। हाँ, और ऑपरेशन क्या था तो घर पर रहती, बाहर घूमने क्यों निकल आई? पति को गुस्सा आ जाता है, वो उन लोगों से लड़ने लगता है। मेरी बीवी पर कमेंट करने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? वहाँ सबके साथ सारिका के पति की लड़ाई हो जाती है और वो उसे लेकर घर आ जाती है। बेटे की चोट देखकर माँ परेशान हो जाती है। अरे क्या हो गया मेरे बेटे को? अरे किसने मारा? बेटा तुम लोग तो घूमने गए थे ना? मुझे माफ कर दो माँ जी, ये रहा चश्मा, इसे भी तोड़ दो। मैं अब कभी चश्मा नहीं लगाऊंगी, मेरे कारण सब हुआ। सास पहले तो चश्मा बहू के हाथ से ले लेती है और फिर उसे वापस देकर कहती है, अरे नहीं नहीं बहू, ये चश्मा तू जरूर लगा, लेकिन हाँ घर के बाहर, और वो भी जब धूप हो, समझी? जी समझ गई। विपुल सुनंदा का छोटा बेटा है, जिसे सुनंदा ने बड़े ही लाड़ प्यार से पाला है। सुनंदा के बड़े बेटे विराट की शादी प्रतिमा से हो जाती है और प्रतिमा सुनंदा का घर बड़े अच्छे से संभाल लेती है। एक दिन प्रतिमा को अपनी कुछ सहेलियों से मिलने जाना था, इसलिए वो जल्दी जल्दी खाना बनाती है। फटाफट खाना बना लेती हूँ, फिर तैयार होने में भी वक्त लगेगा। इतने दिनों बाद सब मिल रहा है, मुझे तो सबसे अच्छा दिखना है भाई। प्रतिमा दोपहर का खाना बनाकर अपनी सहेलियों से मिलने चली जाती है। उसके जाने के बाद विपुल और विराट घर आते हैं और सुनंदा से कहते हैं, माँ बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दो। भूख तो मुझे भी लग रही है, लेकिन ये चावल दाल खाने का मन नहीं कर रहा। अभी ये खा ले मेरा राजा बेटा है ना तू। रात को तुझे जो खाना होगा वो प्रतिमा से कहकर बनवा दूंगी। हाँ हाँ भाई, तेरे ही मौज है। माँ भी तेरी पसंद का खाना बनाती है और प्रतिमा भी। मेरे नसीब में तो बासी ही है। नजर मत लगाओ भैया। सुनंदा दोनों बेटों को खाना परोसती है। विराट तो कुछ नहीं कहता, चुपचाप खा लेता है, लेकिन विपुल जैसे ही एक निवाला खाता है जोर से कहता है, क्या माँ ये कैसी सब्जी बनाई है? इसमें कुछ है ही नहीं, मुझे नहीं खाना, ना नमक है ना मिर्ची। विपुल थाली घिसका देता है और खाने पर से उठ जाता है, लेकिन उसे रोकते हुए सुनंदा कहती है, अरे बेटा रुक जा, देख मैं तेरे लिए ना एकदम गोल गोल आलू के पराठे बना देती हूँ। तुझे गोल गोल रोटी पसंद है ना? खाने पे से नहीं उठा करते राजा बेटा। मैं तेरे लिए ऐसी लड़की लाऊंगी जो खाना एक नंबर बनाती होगी। लेकिन माँ पराठे एकदम गोल होने चाहिए। अरे हाँ हाँ मुझे पता है मेरा बच्चा। सुनंदा गोल गोल पराठे बनाकर विपुल को देती है।
तब जाके विपुल खाना खाता है। शाम को जब प्रतिमा घर लौटती है तब सुनंदा उससे कहती है, बहू खाना देख कर बनाया करो ना। तुम्हें पता है विपुल को जैसा तैसा खाना पसंद नहीं, आज उसने खाया भी नहीं। अब रात को उसकी पसंद का खाना बनाना। जी मम्मी जी। प्रतिमा का मन छोटा हो जाता है और वो अपने कमरे में जाकर कहती है, इतने नखरे तो पति के भी नहीं झेलने पड़ते जितना के देवर के। देखती हूँ अपनी पत्नी आएंगे तो कितने नखरे करते हैं। दिन बीतने लगते हैं और सुनंदा विपुल के लिए लड़की देखने लगती है। वो मनोज से कहती है, ए जी मेरे विपुल के लिए अच्छा खाना बनाने वाली बहू लाइएगा। हाँ हाँ कोशिश तो यही है, बाकी तो हम कौन सा किसी के अंदर झांक के देख सकते हैं। हाँ? विपुल के लिए हेमा का रिश्ता आता है और हेमा भी सबको पसंद आ जाती है। सुनंदा हेमा से एक ही सवाल पूछती है, बेटा तुम्हें खाना बनाना तो आता है ना? मेरे बेटे को जैसा तैसा खाना पसंद नहीं, वो खाने का बहुत शौकीन है। मेरी बेटी के बने खाने की तारीफ तो दूर दूर तक होती है। खाने वाला उंगलियां चाट चाट कर खाता है। अरे बस तो फिर हमें और कुछ नहीं चाहिए, शादी के ढोल बजवाइए जल्द से जल्द। महीने भर बाद दोनों की शादी हो जाती है और हेमा बहू बनकर सुनंदा के घर आ जाती है। घर में खुशी का माहौल होता है। अगले दिन हेमा साड़ी पहनकर अपनी पहली रसोई के लिए तैयार रहती है। सुनंदा उससे कहती है, बहू आज विपुल के पसंद की गट्टे की सब्जी, राजमा, चावल, खीर और बेसन की रोटी बना ले। तेरे हाथों का स्वाद हमें भी तो पता चले। जी मम्मी जी। हेमा रसोई में चली जाती है और कमर कसकर काम में लग जाती है। आज मैं ऐसा खाना बनाऊंगी कि सब मेरे खाने की दीवानी हो जाएंगी। हेमा एक एक करके सब कुछ बना लेती है। इतनी देर में हेमा को अकेला काम करता देख प्रतिमा भी रसोई में आ जाती है और कहती है, हेमा रोटियां मैं बना लूँगी, तुम तब तक थोड़ा आराम कर लो, फिर सबका खाना लगा देना। तुम भी बहुत देर से खाना बनाने में लगी हो ना। थैंक यू भाभी, आपकी जैसी जेठानी तो नसीब से मिलती है। प्रतिमा रोटियां बना लेती है और हेमा सबको खाना लगा देती है। खाने की प्लेट देखकर विपुल की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो कहता है, प्लेट तो बहुत अच्छे से सजा है और रोटियां एकदम गोल गोल जैसी मुझे पसंद है। अब खा के देखता हूँ खाना कैसा बना है। बहू को तो मैं चुन कर लाई हूँ, लाखों नहीं करोड़ों में एक है मेरी बहू। सभी खाना खाते हैं और तारीफ करते नहीं थकते। खाना खाकर तो मन खुश हो गया भाई आज। बहू सच में खाना बहुत स्वादिष्ट बना है, बिल्कुल जैसा मेरे विपुल को पसंद है। अब तो खुश है ना विपुल, गोल गोल रोटियां देखकर? हाँ माँ, गोल रोटी देखकर ही मेरा आधा लीटर खून ऐसे ही बढ़ जाता है और खाना भी बहुत अच्छा बना है। सब खा पीकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और प्रतिमा हेमा को बताती है कि विपुल को गोल रोटियां ही पसंद है। हेमा मन ही मन सोचती है, ऐसा भला कौन ही करता है, रोटियां गोल ही होनी चाहिए, भले अच्छी से सेकी ना हो। अगले दिन सुनंदा हेमा को नाश्ता बनाने को कहती है। नाश्ते में नेहा रोटी और पनीर की सब्जी बनाकर सबको परोसती है। आड़ी टेढ़ी रोटी देखकर विपुल का माथा गर्म हो जाता है और वो कहता है, क्या ये, ऐसी कोई रोटी होती है क्या? अरे खा के तो देखिए, खाना स्वाद होना चाहिए, शक्ल से क्या लेना देना। ऐसी रोटियां तुम ही खाओ। विपुल खाने पर से उठकर चला जाता है और सुनंदा कहती है, ये क्या है बहू, तुमने तो कहा था तुम्हें खाना बनाना आता है, ऐसी बनती है रोटियां? अब मेरा बेटा भूखा रहेगा क्या? मुझे खाना बनाना आता है मम्मी जी, बस रोटियां गोल नहीं बनती, इसमें मैं क्या करूं? क्या करूं? मुझे नहीं पता। अरे किसी भी तरह से गोल रोटियां बनाना सीख लो, वरना वापस चली जाओ अपने मायके। हेमा रोने लगती है। तभी प्रतिमा कहती है, यही होता है यहाँ, बहू की इज्जत बस गोल रोटी पे निर्भर है। विपुल जी को माँ ने कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है। रो मत, कुछ ऐसा करो जिससे इनकी अकल ठिकाने आ जाए। इनकी अकल तो मैं ठिकाने लगा कर रहूंगी, आपको मेरा साथ देना होगा भाभी। अरे हाँ हाँ, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ। एक दिन सुनंदा की तबीयत खराब हो जाती है और वो बेड से उठ तक नहीं पाती। सारी जिम्मेदारियां प्रतिमा के सिर आ जाती है और वो बेचारी दिन भर खाना बनाती रहती है क्योंकि हेमा के हाथ की बनी रोटियां विपुल खाता नहीं। हेमा प्रतिमा से कहती है, भाभी आप कोई बहाना करके यहाँ से चली जाओ, फिर देखो क्या होता है। ठीक है,
प्रतिमा कह देती है कि उसकी माँ की हालत बहुत खराब है और उसे जाना ही होगा। प्रतिमा के चले जाने के बाद हेमा ही रोटियां बनाती है। रात को विपुल घर आकर खाने के लिए बैठता है। हेमा टेढ़ी मेढ़ी बनी रोटी और सब्जी विपुल को देती है। क्या ये, तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता क्या? मैं ऐसा खाना नहीं खाने वाला, मैं बाजार से खा लूंगा। ठीक है, कितने दिन तक बाहर का खाओगी? मम्मी जी को 1 महीने का बेड रेस्ट है और भाभी तो कम से कम 10 दिन तक तो नहीं आने वाली। तुम उसकी फिक्र मत करो, अपना काम करो। विपुल बाहर जाकर खाना खाता है। इसी तरह विपुल रोज 3 टाइम बाहर का खाना खाता है। एक रोज विपुल के पेट में बहुत भयंकर दर्द उठता है। दर्द के मारे वो जमीन पर लोटने लगता है। ये दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ कोई। हेमा विराट को दुकान से बुलाती है और विराट विपुल को अस्पताल ले जाता है, जहां डॉक्टर कहते हैं इन्हें फूड पॉइजनिंग हुई है सर। क्वालिटी देखी जाती है, डेकोरेशन नहीं। घर का खाना जैसा भी हो वही खाना चाहिए। डॉक्टर की बातें सुनकर विपुल की आंखें खुल जाती है। जी डॉक्टर साहब, मुझे समझ में आ गया है, ये सब मेरी गलती है। गोल रोटियों के चलते मैंने खराब खाना खाया। अब मुझे चाहे गोल रोटी मिले या ना मिले, मैं घर का ही खाऊंगा। विपुल को डिस्चार्ज करवाकर घर ले आते हैं। घर आकर विपुल हेमा से कहता है, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, आड़ी टेढ़ी रोटी ले आना। जी हाँ, अभी लाई। और दोनों हंसने लगते हैं। ननद और भाभी का रिश्ता तेल और पानी की तरह होता है। दोनों आपस में कभी एक साथ घुल नहीं सकती। कहते हैं अगर आपकी ननद अच्छी हो तो आपकी ससुराल की आधी से ज्यादा परेशानी तो यूं ही खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आपकी ननद को आप पसंद नहीं आ रहे हो तो ये समझ लीजिए कि एक ससुराल में एक बहू के लिए रोज एक नई जंग की तैयारी करनी होती है। अब हमारी प्रीति को ही ले लीजिए। वो जब से शादी करके आई है तब से उसकी ननद तो जैसे उसके पीछे ही पड़ गई है। ये लीजिए मम्मी जी, ये साड़ी आपके लिए। बहुत सुंदर है बेटा, ये रंग मुझ पे खूब जचेगा। क्या जचेगा मम्मी? मुझे तो ये साड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। क्या भाभी, आपकी चॉइस ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ऐसा नहीं कहते पिंकी, इतनी अच्छी साड़ी तो है। अच्छा तो तुम ये देखो पिंकी, तुम्हें ये कैसा लगा सूट? ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ, इसके साथ मैचिंग झुमके भी है। ये कैसा ही रंग का सूट है? अब जानबूझकर ये गंदा सा रंग लाई है ना मेरे लिए, जिससे मैं इसे पहनूं तो अच्छी ना दिखूं। देखा मम्मी, ये आने से ही कैसा बर्ताव कर रही है मेरे साथ। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम मुझे गलत समझ रही हो। तुम एक काम करो, तुम्हें जो भी सूट इनमें से अच्छा लगता है वो तुम रख लो। पिंकी देख कितना ख्याल रख रही है तेरा, और तू है कि चल अब जो भी सूट चाहिए ले ले इसमें से। हाँ, पहले कहेंगी कि सूट ले ले, फिर कहेंगी ननद ने मेरा सूट ले लिया। मैं सब समझती हूँ इनकी चालाकियों को। नहीं चाहिए मुझे कुछ भी, जा रही हूँ मैं। और पिंकी वहां से उठकर चली जाती है। मम्मी जी, सच में मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, और मुझे अनुज ने बताया था कि ये पिंकी का पसंदीदा कलर है, इसलिए मैंने सबसे सुंदर सूट ही उसके लिए पसंद किया था। अरे नहीं बहू, तुम्हारी गलती बिल्कुल भी नहीं है। पिंकी का स्वभाव ही कुछ ऐसा है। तुम चिंता मत करो, धीरे धीरे वो सब समझ जाएगी। जी मम्मी जी, मैं कोशिश करूंगी कि मैं उसका दिल जीत पाऊं। पिंकी को हर छोटी बात पे प्रीति से प्रॉब्लम थी। प्रीति जो भी करती, पिंकी बस उसे नीचा दिखाने में ही लगी रहती। मम्मी जी, अनुज, पिंकी सब लोग आ जाइए खाने पे। अरे वो खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। क्या बनाया आज? खुशबू तो कमरे के अंदर तक आ रही है। मैंने आज पिंकी की पसंद के छोले भटूरे बनाए। देखा माँ, अब भी ये मुझे दुखी करना चाहती हैं। अरे अब क्या किया प्रीति ने? आज तो तेरी पसंद के छोले भटूरे बनाए हैं, तुझे तो खुश होना चाहिए। आज मेरे पेट पे बहुत दर्द है, इसलिए मैं छोले नहीं खा सकती। पर देखो, भाभी को तो जानबूझकर आज ही छोले भटूरे बनानी थी, जिससे मैं खा न सकूं और मेरा मन जलता रहे। अरे पिंकी, वो मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पेट में दर्द है, नहीं तो मैं छोले बनाती नहीं, सच में। बस बस, अब ज्यादा सीधी बनने का नाटक मत कीजिए आप। मैं आपको खूब अच्छे से पहचान गई हूँ। बस पिंकी, कब से देख रहा हूँ
तू प्रीति को सुनाई जा रही है। वो तेरा इतना ख्याल रखती है, फिर भी तुझे हर बात पे प्रीति से प्रॉब्लम होती है। मैं कुछ नहीं कहता, इसका मतलब ये नहीं कि तू इसे कुछ भी कहेगी। देखा माँ, आज तक भैया ने मुझे कभी नहीं डांटा और आज भाभी की आती मुझ पर चिल्लाने लगी। ये है भाभी जो मेरे खिलाफ भड़काती रहती है, तभी तो। प्रीति ने मुझसे आज तक तेरे बारे में कुछ नहीं कहा। पिंकी, तेरी हरकतें ही ऐसी हैं। पिंकी, अब सच में ना बहुत ज्यादा हो रहा है। प्रीति तेरे साथ इतना अच्छा चलती है, फिर भी तू हर बार उसी को गलत साबित करती रहती है। हाँ, मैं ही गलत हूँ, भाभी ही सही है। चली जाती हूँ मैं यहाँ से, यही चाहती हूँ ना। पिंकी देखो, गुस्सा मत हो, मैं तुमसे सॉरी कहती हूँ, ठीक है? आ जाओ, बैठ जाओ, यहाँ बैठो प्लीज, कुछ खा लो। नहीं, ये सब करने की ना कोई जरूरत नहीं है। सबकी डांट से पेट भर गया मेरा। प्रीति को इस बात से काफी बुरा लगा कि उसकी वजह से पिंकी को डांट पड़ी और सबका मूड भी खराब हो गया। प्रीति सब कुछ ठीक करना चाहती थी, पर वो जो भी करती पिंकी को कुछ भी पसंद नहीं आता था। अनुज, मैं सोच रही थी कि हम कहीं बाहर चलते हैं। हाँ, पिक्चर देखने चलते हैं। बहुत वक्त हो गया, नहीं गए ना। हाँ चलो, मजा आएगा। चलो पिंकी, तुम भी हमारे साथ चलो, तुम्हारा भी मूड अच्छा हो जाएगा। हाँ चल, तू भी तैयार हो जा, हम तीनों साथ में चलते हैं। नहीं, मुझे नहीं जाना, आप दोनों जाओ। अरे जा ना, तुझे भी तो पिक्चर देखना कितना पसंद है ना। जा भैया और भाभी के साथ देख कर आ पिक्चर। हाँ चलो ना पिंकी, ये मूवी तुम्हें बहुत पसंद आएगी, इसमें तुम्हारे पसंदीदा कलाकार हैं। ठीक है, चलती हूँ। प्रीति, अनुज और पिंकी तीनों फिल्म देखने जाते हैं, पर जब वहां से लौटते हैं तो पिंकी गुस्सा हो जाती है और अपनी माँ से शिकायत करने लग जाती है। मैंने कहा था ना, ये जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं। अरे अब क्या हो गया? अब क्यों तेरा मूड खराब लगा पड़ा है? मैं इनके साथ फिल्म देखने गई थी, तब पता नहीं भाभी भैया से क्या बार बार कान में कह रही थी। दोनों आपस में कुछ बात किए जा रहे थे। अरे उन दोनों की नई नई शादी हुई है, कुछ कर रहे होंगे बातें। इसमें इतना बड़ा मसला बनाने की क्या जरूरत है पिंकी? मैं आपको कह रही हूँ, आपकी बहू सही नहीं है। ये भैया को आपसे छीन लेगी माँ। आपने देखा है ना कैसे भैया भाभी के इशारों पर नाचते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है पिंकी। पता नहीं क्यों तुझे प्रीति से इतनी दिक्कत है। वो अच्छी लड़की है और अच्छी बहू भी है, क्यों उसे गलत साबित करती रहती है? क्योंकि मैं आजकल की लड़कियों को जानती हूँ माँ, वो जैसी दिखती है ना वैसी होती नहीं है। अरे माँ, तुम बहुत सीधी हो, इसलिए भाभी को पहचान नहीं पा रही। तुझे तो पहले दिन से ही प्रीति पसंद नहीं, इसलिए जब देखो उसके पीछे पड़ी रहती है। मेरी बात याद रखना, एक दिन तू ही कहेगी कि मेरी भाभी से अच्छी कोई नहीं। ऐसा दिन कभी नहीं आएगा माँ, क्योंकि मैं जानती हूँ प्रीति भाभी कैसी हैं। पिंकी को प्रीति पर थोड़ा सा भी विश्वास नहीं था। अब ये जलन कह लीजिए या कुछ और, पिंकी ने कभी भी प्रीति की किसी भी बात को सही नहीं माना। उसे हमेशा लगता था कि प्रीति कोई ना कोई चाल चल रही है। धीरे धीरे प्रीति ने भी पिंकी की बातों का बुरा लगाना छोड़ दिया था। कुछ वक्त के बाद पिंकी के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया और उसकी शादी भी तय हो गई। पिंकी, ये देखो, ये लहंगा तुम पहनोगी तो बहुत अच्छा लगेगा। इसके साथ ये मैचिंग ज्वेलरी भी है। हाँ, अब तो आप खुशी होंगी ना भाभी। अब तो मैं इस घर से जा रही हूँ। आपको परेशान करने वाला, आपको ताने मारने वाला अब कोई नहीं होगा यहाँ। अरे पिंकी, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारे जाने के बाद मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी, सच में। हमारे बीच जो ये खट्टी मीठी नोक-झोंक होती है ना, उसे भी मैं बहुत याद करूंगी। हाँ, बस ये तो ऊपर से दिखाने के लिए है, बाकी पूरा सच मैं भी जानती हूँ। आप तो मेरी शादी के दिन का ही इंतजार कर रही होंगी कि कब मैं इस घर से जाऊं और कब आपका इस घर पर हुक्म चले। तेरी खुद की शादी होने वाली है अब, फिर भी तुझे रिश्तों का मतलब अब तक नहीं समझ आया पिंकी। अब तो मुझे लगता है कि तुझे शादी के बाद ही रिश्तों की कदर होगी। आपने तो कभी अपनी बेटी की साइड ली ही कहाँ है माँ? बस जब देखो बहू की साइड लेती रहती है। मैं जहाँ सच होता है उसी की साइड लेती हूँ। बस तू मेरी बेटी है इसलिए समझा रही हूँ। प्रीति ने हमेशा तेरा अच्छा चाहा है, तू हमेशा से उसे गलत साबित करने पर तुली रहती है। हाँ हाँ, मैं ही तो विलन हूँ ना इस घर की। अब सब लोग खुश हो जाइए, मैं जा रही हूँ अपने ससुराल।
अब तो आप तीनों सुकून से रहना यहाँ। अरे कब आएगा वो दिन, पता नहीं क्यों इसकी शादी का दिन इतनी देरी से क्यों रखवाया माँ। जल्दी मुहूर्त निकलवाना चाहिए था ना। भैया इसका पति भी सोचेगा जितने दिन मुझसे दूर रहे उतना अच्छा है। अरे चुप करना, मत छेड़ इसे। अब तो कुछ ही दिनों के लिए है यहाँ पर। हाँ, फिर भी इसकी जबान कड़वी की कड़वी ही है। आपको तो रुकी, अभी बताती हूँ मैं। हंसते खेलते पिंकी की शादी का दिन भी नजदीक आ गया और अब उसकी विदाई होने जा रही है। प्रीति की शादी के बाद से ही पिंकी, जो उसकी छोटी ननद है, वो उसे हमेशा एक गलत बहू साबित करने पे तुली रहती थी। हालांकि प्रीति की सास बहुत अच्छी है, उसे पता है कि उसकी बेटी ही प्रीति के पीछे पड़ी रहती है। अब पिंकी की शादी हो गई है और उसकी विदाई होने जा रही है। पिंकी, मैं जानती हूँ मैं कभी भी तुम्हें ज़्यादा पसंद नहीं आई, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि अगर तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं हमेशा तुम्हारे लिए तैयार हूँ। तुम्हें कभी भी लगे कि तुम्हें किसी की मदद की ज़रूरत है तो मुझे बेझिझक कह सकती हो। मुझे नहीं लगता मुझे कभी आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। देख बेटा, अब तेरी शादी होने वाली है। मैं जानती हूँ तू सब कुछ अच्छे से संभाल लेगी, लेकिन तू ये मत भूलना तेरे मायके वाले हमेशा तेरे साथ है, ठीक है? ठीक है माँ। और पिंकी की शादी बड़े धूमधाम से होती है। उसका पति भी काफ़ी अच्छा था, लेकिन उसकी सास बहुत ही तेज़ थी और स्ट्रिक्ट भी थी। क्योंकि पिंकी को अभी घर संभालने का इतना अनुभव नहीं था, इसलिए उसकी सास उसे काफ़ी ताने मारती थी। जो पिंकी सबको अपने इशारों पर नचाती थी, अब वो अपनी सास से बहुत डरती थी। एक दिन जब पिंकी अपनी माँ से फ़ोन पर बात कर रही है। अरे क्या हुआ, तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? फिर तेरी सास ने कुछ कहा क्या? अरे माँ, मेरी सास तो इतनी सख्त है कि क्या ही बताऊँ तुम्हें। उन्हें तो हर काम एकदम सही से परफेक्ट करना पसंद है, और तुम तो मुझे जानती हो, मैंने आज तक कभी ये सब किया ही नहीं, इसलिए वो मुझसे ज़्यादा खुश नहीं है। उखड़ी उखड़ी रहती है मुझसे। तो पिंकी, तुझे काम ठीक से करना चाहिए ना। फिर मैंने कहा था कि प्रीति से सब कुछ सीख ले, पर तू कहाँ मानने वाली है मेरी बात को। पर माँ, अब तो एक नई मुसीबत आ गई है, उससे कैसे निपटूं समझ में नहीं आ रहा। अरे क्या हुआ ऐसा? मेरी सास ने आज शाम को अपनी सहेलियों को बुला लिया है खाने पे, और कहा है कि वो उनकी खास सहेलियाँ हैं, तो उनके लिए कुछ स्पेशली बनाऊं मैं। अगर मेरी सास की सहेलियों को खाना पसंद नहीं आया तो मेरी सास तो मुझसे और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगी। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। अरे ये तो बहुत बड़ी समस्या ले ली तूने अपने सर पे। कावेरी पिंकी से बात कर रही थी कि प्रीति उन दोनों की बातें सुन लेती है। मम्मी जी, ज़रा फ़ोन मुझे तो दीजिए, मैं बात करती हूँ पिंकी से। हेलो पिंकी, एक काम करती हूँ, मैं अभी तुम्हारे घर आ जाती हूँ। वैसे भी इस वक्त तो तुम्हारी सास मंदिर जाती है ना, और उन्हें आने में 2 घंटे तो लगते ही हैं। इतने में मैं तुम्हारी सास की सहेलियों के लिए अच्छी अच्छी डिशेस बना दूंगी, ठीक है? आप सच में कर लेंगी ना ये सब? हाँ हाँ, मैं बहुत सारी चीज़ें बना लेती हूँ। मैं अभी आ जाती हूँ तुम्हारे ससुराल। प्रीति फ़ोन रखते ही तुरंत पिंकी की मदद के लिए जाने लगती है। तभी उसकी सास उसे रोक लेती है। क्या हुआ मम्मी जी? पिंकी ने हमेशा तुझे गलत साबित किया, तुझे कितने ताने सुनाए, पर आज तू उसी की मदद करने जा रही है, वो भी बिना सोचे। मम्मी जी, पिंकी मेरी छोटी बहन जैसी है। हाँ, हमारे बीच खट्टी मीठी नोक झोंक होती रहती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो मुसीबत में हो और मैं उसकी मदद भी ना करूं। तू सच में बहुत अच्छी है प्रीति बहू, और देखना पिंकी को भी ये एहसास जल्द ही हो जाएगा। अच्छा, मैं चलती हूँ मम्मी जी, इससे पहले कि पिंकी की सास आ जाए, मुझे सारी तैयारियां भी तो करनी है। प्रीति पिंकी की मदद करने उसके ससुराल पहुंच जाती है। पिंकी ये देखकर काफ़ी खुश होती है। ये लो, मैंने छोले भटूरे, ब्रेड रोल्स और चाट भी बना दी है, तुम बस ये सब उनको परोस देना, ठीक है? अब मैं चलती हूँ, कहीं तुम्हारी सास ना आ जाए। भाभी, आज के लिए थैंक यू। अरे थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है पिंकी। मैंने कहा था ना तुम्हें, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बेझिझक कह सकती हो। मैं हमेशा तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है? अब चलूँ मैं? पिंकी ने पहली बार प्रीति को थैंक यू कहा था
और जब उसने वो नाश्ता अपनी सास और उनकी सहेलियों के सामने रखा तो उसकी सहेलियों को नाश्ता बहुत पसंद आया। ये देखकर पिंकी की सास भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई। आज मेरी सहेलियों को तुम्हारे हाथ का खाना बहुत पसंद आया है, बहुत तारीफ कर रही थी तुम्हारी। आप भी खुश है ना मम्मी जी मुझसे? हाँ, आज पहली बार लगा कि तुमने कुछ अच्छा काम किया है। देखो, मैं चाहती हूँ कि आगे भी ऐसे ही अच्छे से काम करती रहो। जी जी मम्मी जी, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको कभी नाराज़ ना करूँ। अच्छा, मैं सोच रही थी उस दिन तुम कह रही थी ना कि तुम्हें तुम्हारे मायके जाना है, तो हो आओ कुछ दिनों के लिए। सच मम्मी जी? थैंक यू मम्मी जी। और मैं ये कह रही थी कि अगर तुम मायके जा ही रही हो तो वहाँ से मेरी बहन की बेटी की शादी की शॉपिंग भी कराना, ठीक है? शॉपिंग? हाँ, क्यों तुम्हें याद नहीं? अगले महीने मेरी बहन की बेटी की शादी है, तो उनके लिए भी तोहफे ले आना और अपने लिए भी अच्छे कपड़े और मेरे लिए भी शॉपिंग कराना। मैंने देखा है तुमने अपनी शादी में जो कपड़े पहने थे और तोहफे लाए थे वो काफ़ी अच्छे थे। वो तो प्रीति भाभी ने सब किया था। आज इतने दिनों बाद मेरी सास मुझसे खुश है। अगर ना कह दूंगी तो फिर से मुझसे नाराज़ हो जाएंगी। हाँ बोल देती हूँ। क्या हुआ, इतना क्या सोच रही हो? नहीं लाना उनके लिए तोहफे तो ठीक है, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। अरे नहीं मम्मी जी, वो मेरी भी तो मौसी सास है। मैं सब कुछ ले आऊँगी, अच्छे से पैक भी करके ले आऊँगी। ठीक है, चलो जाने की तैयारी कर लो, शाम को आकाश तुम्हें छोड़ आएगा। जी। पिंकी ने अपनी सास को हाँ तो बोल दिया, लेकिन उसने अपनी शादी में जो भी कपड़े पहने थे वो सब प्रीति ने उसके लिए लाए थे। शाम को आकाश उसे मायके छोड़ आता है। क्या हुआ बेटा? जब से आई है तब से देख रही हूँ, इतनी परेशान लग रही है। कोई बात है क्या? अरे माँ, मेरी सास ने मुझ पर भरोसा करके मुझे अपनी बहन की बेटी की शादी की तैयारियों का काम सौंपा है। उन्हें लगता है कि मेरी शादी में मैंने जो कुछ भी लाया था, जो भी कपड़े पहने थे, वो सब मैंने किया था। तो तूने अपनी सास को बताया नहीं कि वो सब तेरी भाभी ने किया था तेरी शादी में? नहीं माँ, मैंने सोचा कि पहली बार तो वो मुझसे खुश हुई हैं। अगर मैंने कह दिया कि मुझे नहीं आता तो मुझसे और नाराज़ हो जाएंगी। तो ठीक है, कोई बात नहीं, प्रीति है ना, हम उससे मदद ले लेंगे, वो मना नहीं करेगी। नहीं माँ, पहले भी उन्होंने मेरी बहुत मदद की है, फिर से मदद मांगूंगी तो मेरी ही बेइज्जती हो जाएगी। बेइज्जती? बेइज्जती कैसे इसमें? मैंने आज तक भाभी को कितना कुछ कहा है, हमेशा से उनको गलत बहू, गलत भाभी साबित किया है, और शादी के बाद अब मैं उनसे रोज रोज मदद मांगने लगी हूँ। अब तो वो मुझे ताना मारेंगी ही पक्का। तेरी यही गलती है पिंकी, पता है तुझे? तूने हमेशा प्रीति को गलत समझा और अब भी समझ रही है। तुझे क्या लगता है कि तू अब प्रीति से मदद मांगेगी तो वो तुझे ताने कसेगी, तुझे नीचा दिखाएगी? ना, बिल्कुल भी नहीं। उल्टा वो तो तेरी मदद करके हमेशा ही खुश होती है। तू ही है जो कभी प्यार से बात नहीं करती। तुझे यकीन ना हो तो खुद बात करके देख ले। रुक, मैं अभी प्रीति को बुलाती हूँ। अरे माँ रुको, तो क्या कर रही हो? प्रीति, प्रीति यहाँ आना जरा। हाँ मम्मी जी कहिए, आपको कुछ चाहिए था? अरे नहीं, मुझे नहीं, पिंकी को कुछ बात करनी है तुमसे। हाँ हाँ पिंकी बोलो ना, कुछ चाहिए था तुम्हें? वो भाभी, आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए थी। अरे हाँ हाँ बोलो ना, क्या मदद चाहिए, मैं तैयार हूँ। बोलो क्या काम करना है, मैं अभी कर देती हूँ। I'm sorry भाभी, मैंने आपको बहुत गलत समझा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको क्या क्या नहीं कहा, आपको हमेशा गलत साबित किया, पर आपने कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा, हमेशा मेरी मदद की, कभी ताना नहीं मारा। और आज आपकी वजह से मेरी सास मुझसे इतनी खुश है। अरे पिंकी, पिंकी रो मत, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो और बहनों के बीच नोकझोंक होती रहती है ना। रोना बंद करो, चलो रोना बंद करो। अब बताओ क्या मदद चाहिए? और प्रीति की मदद से पिंकी अपनी मौसी सास के लिए इतने अच्छे तोहफे और कपड़े लेती है कि जिसे देखकर उसकी सास फूली नहीं समाती। उसके बाद से पिंकी ने प्रीति को अपनी भाभी से सहेली बना लिया था। अब उन दोनों की इतनी पटती थी कि जितनी सगी बहनों की भी ना पटती हो।
सही कहा है किसी ने, जब ननद खुद बहू बनती है तब उसे अपनी भाभी की कदर समझ आती है।